गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज हम अपने हिंदी विषय को लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। आज का जो पाठ है बच्चों, बहुत ही सुंदर है। पाठ का जो नाम है, पाठ का नाम क्या है पता है? आप गेस करो क्या होगा पाठ का नाम। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने शायद रीढ़ की हड्डी पाठ पढ़ी थी। और आज अभी जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सुंदर पाठ है। इस पाठ में गांव के एक कलाकार के बारे में बताया गया है, जो बहुत अपनी कला की सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एक गांव के कलाकार जिसके लोग आज भी दीवाने हैं। मतलब उसकी जो कला है, उसका जो कार्य करने का तरीका है, लोगों को बहुत पसंद है। उसके बारे में ही हम जानकारी देखते हैं। हमारे पास किसके रूप में है यह पाठ? पाठ 10 ठेस पूरक पठन के रूप में है। इसे लिखा किसने है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। और बच्चों, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ये इतने अच्छे कथाकार हैं। बहुत इनकी जो कृतियाँ होती हैं इतनी सुंदर होती हैं कि इससे कुछ न कुछ एक विशेष प्रकार की सीख सीखने को मिलती है। जैसे प्रेमचंद्र जी की कहानियों में होता है, प्रेमचंद जी की कहानियों में ग्रामीण भाव दिखाई देता है। उसी प्रकार इनकी कहानियों में भी गांव के बारे में ही बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया रहता है। जैसे पाठ का नाम है ठेस। ठेस का अर्थ समझते हो बच्चों? ठेस वास्तव में कहते किसे हैं? कोई बात अगर दिल को चुभ जाती है, जो दिल को लग जाती है, उसे कहते हैं ठेस लगना। दिल को बहुत तकलीफ हो जाती है बातों के माध्यम से। मतलब घाव लगना है चलेगा, ओके। एक बार हमें तलवार से मार लग जाए वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो बातों के माध्यम से हमारे दिल पे एक घाव लगता है वो कभी समाप्त नहीं होता। वो एक प्रकार का ठेस दिल में रहता ही रहता है। समय आने पर वो वापस उजागर हो ही जाता है। तो इसलिए पाठ का नाम क्या दिया गया है? ठेस। तो इसमें जो कलाकार है, इस पाठ के माध्यम से हमारे जो कथाकार ने यह बताने की कोशिश की है कि कलाकार का हमेशा मान और सम्मान करना चाहिए। उसकी जो कला है उसका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, और कलाकार का भी नहीं करना चाहिए। भले कला खत्म होती जाए, धीरे धीरे कला कम होती जाती है, समय के अनुसार कला में बदलाव आता जाता है, लेकिन कभी भी कलाकार का और उसकी कला का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी कला में ही उसकी जान बसती है। अगर उसकी कला का ही निरादर कर देंगे तो उसके मन में भारी चोट लगती है, और वह चोट कभी किसी के मिटाए से नहीं मिटती। तो इसलिए पाठ का नाम क्या बताया गया है? ठेस। चलो हम शुरू करते हैं। पाठ ठेस 10 पूरक पठन। इसे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। इनका परिचय देखते हैं। जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में, मृत्यु 1977। परिचय। हिंदी कथाकार का रूप बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद्र की संज्ञा दी जाती है। मैंने कहा था ना बच्चों, प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है, लेकिन आज़ादी के बाद आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर होता है, एक असर मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मैला आंचल, परती परिकथा, जुल्लूस एक उपन्यास है, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी ये कथा संग्रह है, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांतिकारी कथा, रिपोर्टाज आदि। ऐसे बहुत सारे इनकी जो कृतियाँ हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो चलो अब देखते हैं हमारे जो पद्य में है क्या बताने की कोशिश की गई। यहाँ पे आप दो चित्र देख रहे हो। एक में देखो, एक व्यक्ति बैठा है जो बांस की तीलियों से बनाया हुआ कुछ एक टोकरी बना रहा है। ये हमारे श्रीचरण जी हैं। और यहाँ पे जो एक खाना देख रहे हो, विविध प्रकार के व्यंजन, ये मतलब स्वादालोलुप। मतलब ये जो हमारे श्रीचरण जी हैं वो बहुत ही स्वादालोलुप, बहुत ही छोटे। उनको खाने में क्या चाहिए? एकदम अच्छा खाना चाहिए, सादा खाना उन्हें पसंद नहीं है। चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान श्रीचरण की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही समझते हैं या बेकार ही समझते हैं। अब हम चलते हैं अपनी कथा की तरफ। हमारी जो कथा है, इस कथा में, इस कथा के माध्यम से
जो हमारे रचनाकार हैं उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, जो श्रीचरण नाम के व्यक्ति हैं उन्होंने क्या, उनकी आदत क्या है, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन थोड़ा सा उनमें क्या है, आलसपन है, और आलसपन के कारण वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, लोग उसको बेकार ही समझते हैं या बेकार ही समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। सिरचन को कोई भी खेत का जो कार्य होता है उसको बुलाने के लिए कोई नहीं जाता, क्योंकि सिरचन क्या है, बहुत धीरे धीरे आता है, आधा काम खत्म हो जाता है उसके बाद वो आता है। क्या होगा उसको बुलाकर, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरिचरण राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। मतलब सिरिचरण के बारे में गांव वालों का क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि सिरिचरण थोड़ा सा आलसी है। वो एक कलाकार है, वो जैसे टोकरियाँ, बांस की तीलियाँ, इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, लेकिन जो खेत के काम के लिए अगर सिरिचन को बुलाया जाए तो बहुत आराम से आता है। जब बाकी के लोग पहुंचकर आधा काम कर चुके होते हैं तब वह पहुंचता है, वो भी आराम से तौल तौल कर पाँव रखता हुआ, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ। अगर किसी को मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो भाई सिरिचरण को बुलाए, ऐसी बात है। आगे क्या होता है, आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। अब यहाँ पे कथाकार क्या कह रहे हैं कि सिरचरण को आज भले हम मुफ्तखोर कह लें, कामचोर कह लें, चटोर कह लें, लेकिन एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मड़ैया मतलब उसकी झोपड़ी, उसके घर जो थी झोपड़ी जैसी थी, उसके पास बाबू बड़े बड़े लोग खड़े रहते थे लाइन लगाकर काम करवाने के लिए। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। केवल पूछते नहीं, उसकी रिक्वेस्ट उसे करते थे, अरे सिरिचरण भाई अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगिरी रह गई है सारे इलाके में, एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। मतलब चिक, चिक बच्चों ये क्या होता है जानते हो, आगे मैं आपको चित्र के माध्यम से भी बताऊंगी, फिर भी यहाँ पे संक्षिप्त में बताती हूँ। चिक का अर्थ होता है बच्चों कि बांस की तीलियाँ, एक मुंज करके घास आती है, उस घास से बहुत अच्छे चटाई, एकदम बहुत सुंदर रंग बिरंगी चटाई बनाई जाती है, जिसे हम पर्दे के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं चिक। आगे देखते हैं, मुझे याद है, लेखक कह रहे हैं, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, पहले ही पूछ लेता भोग क्या लगेगा। मतलब यहाँ लेखक कह रहा है कि सिरचन को अगर बुलाना है तो उसे अच्छा खाना चाहिए, भोग क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। और लेखक की माँ कहती, सिरचन को जब मेरा काम करना होता है तो खाने पीने की ज़्यादा बात नहीं करता, जा। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी मतलब इंसल्ट कर दिया था, बेइज्जत कर दिया था। कैसे, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती हैं और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि सिरिचरण को अगर खाने में अच्छा खाना न मिला तो वो तुरंत वहाँ सामने ही, वो मुंहफट था, तुरंत ही जवाब दे देता, बोलता। तो उसी प्रकार कहाँ पर, पंचानंद चौधरी के घर पे जब सिरचरण गया था तो वहाँ पर उसे खाना जब अच्छा नहीं मिला था तो उसने सामने से ही कह दिया था, देखा नहीं कि क्या बोल रहा है, उसने डायरेक्ट ही कहा कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। नाखून से काट कर का अर्थ होता है बहुत कम, थोड़ा सा, और इमली का रस डालकर कढ़ी बनाती ही नहीं है। ऐसे मामूली वाला खाना तो हमारे घर वालियाँ भी बना लेती हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा, मतलब तुम्हारी भाभी को खाना ही बनाना नहीं आता, ऐसा सिरचन ने यहाँ पर कहा है। आगे ये सब बातें सिरचन की होती हैं। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। नैनू मथ रही थी, नैनू का अर्थ होता है मक्खन।
गाँव में इसे क्या कहते हैं, नैनू कहते हैं। जो घी से मथ कर दही को मथा जाता है और उससे जो मक्खन निकलता है उससे। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। घी की खखोरन, खखोरन का अर्थ होता है बच्चों, जब मक्खन निकाल लिया जाता है तो उस मक्खन से घी बनाया जाता है। तो घी जब बन जाता है उसे जलाया जाता है, जब वह जल जाता है तो लास्ट में घी अलग हो जाता है और उसमें से कुछ पार्ट बच जाता है, उसे क्या कहते हैं, घी का खखोरन। तो ये सिरचरण को बहुत पसंद है, घी के खखोरन के साथ चूड़ा। अब लेखक की माँ जैसे सिरचन को देखती हुलस कर कहती, हुलस का मतलब खुश होकर, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। अब यहाँ पर लेखक, इसके पहले वाले पैरा में हमने देखा कि लेखक सिरचन को बुलाता है, बुला कर ले आता है और सिरचन की माँ, सिरचन जो है वह लेखक की माँ सिरचन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे बताती है, आओ मैंने तुम्हारे लिए खाने में ये तैयार किया हुआ है जो तुम्हें बहुत पसंद है। और वो भी कहती है कि बेटी के ससुराल से संवाद भेजा है, संवाद भेजा है मतलब मैसेज आया है, समाचार आया है कि उसकी ननद रूठी हुई है, कि उसे क्या चाहिए, मोती की शीतल पाटी। मोती की शीतल पाटी ये एक प्रकार बैठने का बहुत सुंदर आसन होता है जो बहुत अच्छा रहता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है उसमें बैठना, और बहुत रंगील होता है, रंगीला होता है वो। और अब के ज़माने में बच्चों इन सब चीज़ों का उपयोग तो बहुत कम करते हैं, लेकिन उस वक्त, जिस वक्त की ये बात है, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों का बहुत उपयोग होता था। गांव में बेटियों को जब विदाई की जाती थी शादी के बाद तो ये सब चीज़ें दी जाती थी कि उनके ससुराल वाले बहुत खुश होते थे, अरे वाह इनके मायके वाले कितने अच्छे हैं, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से दिया है। सिरिचरण अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी। सिर्फ पनियाई मतलब उसकी जीभ में पानी आ जाता और कहता, घी की सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन बोलता है, हाँ मैं ये सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ, नहीं तो शादी ब्याह के मौसम में कहाँ मुझे छुट्टी मिल रही है, आराम करने की छुट्टी नहीं मिल रही है। सिरचरण जात का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। लेखक कहते हैं, एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। कुच्ची बनाता है मतलब एक एक मोती, मतलब रस्सी के एक एक डोरे को लेकर, पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से सुंदर तरीके से उसकी गुंडियाँ बनाता है। गुंडी का अर्थ होता है लुच्ची, मतलब कैसे धागे का बंडल देखते हो आप, रस्सियों का बंडल देखते हो, उसे कहते हैं कुच्ची। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ फुफकार उठता, और काम बड़ी ईमानदारी से। पहले कहा गया है यहाँ पे सिरिचनन क्या है, मुफ्त खोर चटोर है, और दूसरा ये कहा गया था कि वह काम करने में बहुत ढील करता है। लेकिन कौन सा काम, खेत का काम करने। लेकिन इसका जो काम है, जो कलाकार का काम करना है, शीतल पाटी बनाना है, मोती घास का कुच्चियाँ बनाना है, वो जो धागे बनाने हैं, सुतलियाँ करना है, वो बड़ी तन्मयता और ईमानदारी से करता है। और अगर उसके काम में कोई बाधा डाले तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरिचरण मुँहजोर है, कामचोर नहीं है। प्रश्न आता है बच्चों, सिरिचरण क्या है और क्या नहीं है। सिरिचरण मुँहजोर है पर कामचोर नहीं है। मुँहजोर का अर्थ क्या होता है, बोल देना, मुंहफट होना, तुरंत जवाब दे देना। लेकिन यहाँ पर वह अपने काम के प्रति कामचोर नहीं है, ऐसा वो कहता है कि आप और किसी से काम करवा लीजिए। आगे देखो बच्चों, सुतली और कुच्ची। सुतली है, उसकी किस प्रकार कुच्ची बनाई जाती है। कुच्ची का अर्थ होता है उसे अच्छे से फ्रेम करना, अच्छे से करके रखना, बंडलिंग करके रखना। ठीक है, आगे हम देखते हैं बिना मजदूरी के। अब ये सिरचन के बारे में देखा हमने, और सिरचन का जो मेहनताना होता है वो क्या, बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। प्रश्न आता है कि सिरिचरण का मेहनताना क्या होता है। वह बिना मजदूरी, कोई मजदूरी नहीं लेता, उसे क्या चाहिए रहता है, पेट भर एकदम स्वादिष्ट खाना, काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह बर्दाश्त नहीं करता। झाला मतलब उसे जो है कट क्लियर बोलो, बात इधर उधर उसे पसंद नहीं।
सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। मतलब केवल वो मजदूरी करता है, उसको केवल पेट भर के खाना चाहिए, और वो भी अच्छा खाना, ऐसा वैसा खाना नहीं। और क्या क्या खाना चाहिए, इन खानों की वजह से उसका नाम क्या पड़ गया है, चटोर कर पड़ गया है। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। यहाँ पे चिकनाई का अर्थ जानते हो बच्चों क्या होता है? चिकनाई मतलब खाने में अगर घी कम हुआ तो काम की चिकनाई खत्म, काम करने में जो अच्छाई होगी वो उसकी खत्म, फिर वो मन से काम नहीं करेगा, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। मतलब जब उसे पता चल गया कि आज खाना अच्छा नहीं मिला है, अब आगे भी नहीं उम्मीद है, तो क्या करेगा, वो एक बहाना करता है, क्या, आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। मतलब उसका आधा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। ये सिरचरण का है। इसलिए लोग उसे बुलाने से पहले उसके खाने का इंतजाम करते हैं कि अगर वो आधा काम छोड़ के गया तो कभी वो आधा काम पूरा होता नहीं है। आगे देखते हैं। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोरे के मोढ़े, भूसी चूने रखने के लिए मुंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। मतलब क्या, मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोरे के मोढ़े, भूसी चुनी, गांव में भूसी चुनी रखते हैं ना, रखने के लिए मुंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, बड़ा बड़ा, हलवाहों के हल मतलब उनको ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, इस तरह बहुत से काम सिरचरण के सिवा और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझने लगते हैं लोग। मतलब अब नहीं जरूरत पड़ती, एक समय था कि लोग इसकी बहुत मांग करते थे। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। मतलब सिंपल, इनको कोई मजदूरी देने की जरूरत नहीं, केवल खाना खिला दो और एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अब बच्चों देखो, मैंने बताया था मोथी मुंज घास के नाम इस प्रकार होते हैं। वो घास, ये बहुत अच्छे घास होते हैं, हरे हरे ही होते हैं, लेकिन सूखने के बाद वो इस प्रकार होते हैं। शीतल पाटी, शीतल पाटी कुछ इस प्रकार की होती है जो आपके सामने इस चित्र में दिखाया गया है। और जिस प्रकार के कार्य जो चीज़ें बनाता है, देखो शीतल पाटी कितनी सुंदर रंगीनदार लग रही है, मोढ़ा, खटिया, ये टोकरी, ये सब चीज़ें सिरचरण बहुत सुंदर तरीके से और बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं है, सिरचरण को बुलाने जाते हैं। सिरचरण बात करने में भी कारागार है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचरण की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी, सिरचरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब यहाँ पर ये और कोई तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सिरचरण बोलता है। ऐसे कलाकार को यहाँ पे बताया गया है, ये कलाकार को केवल पेट भर खाना दे दो और पुराना धुराना कपड़ा दे दो, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अब हमारा सिरचरण बोलता है, वो बोलेगा। और ऐसा ही एक हादसा और हुआ है, किसके साथ? भज्जू महाजन की बेटी। उसके घर पे भी सिरचरण कुछ बनाने गया और वहाँ पे उसे खाने को क्या मिला? खेसारी का सत्तू। सत्तू, गांव में सत्तू बहुत प्रसिद्ध होता है बच्चों, कि विविध प्रकार के जो अनाज होते हैं उसको भूनकर अच्छा आटे के रूप में तैयार किया जाता है, वो बहुत पौष्टिक होता है। तो बता रहा है सिरचरण कि क्या तुम्हारे घर पे तो क्या खाने को मिला था? खेसारी का सत्तू, खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी, सिरचरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। अब ये तो हमने सिरचरण के बारे में देखा कि किस प्रकार का सिरचरण का व्यवहार है, सिरचरण गांव में कैसे व्यवहार करता है।
अब लेखक श्रीचरण को बुला के लाया है अपने घर में। कारण क्या है बुला के लाने का? इस बार सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही है। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। अब ये क्या चेतावनी दे दी है बच्चों, ये हम अगले कालांश में देखेंगे कि श्रीचरण को लेखक क्यों बुला कर लाया है, क्या काम कराना है, और जो लेखक की छोटी बहन है उसकी विदाई होने वाली है, वो ससुराल जाने वाली है, तो उसके घर वालों ने क्या मांग की है। तो ये हम अगले कालांश में देखेंगे, क्योंकि यह पाठ थोड़ा बड़ा है तो अगले कालांश में इसे पूरा करेंगे। तो बच्चों सत्तू देखा था हमने। सत्तू किस प्रकार, ऐसे विविध प्रकार के अनाज होते हैं उनका ये सत्तू बनाया जाता है, बहुत पौष्टिक होता है। और श्रीचरण जैसे ये भी टोकरियाँ हैं, ये भी इस प्रकार के कार्य भी श्रीचरण करता है। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकते हैं? श्रीचरण को आने वाले काम, क्या काम आता है श्रीचरण को? शीतल पाती बनाना, मोढ़े बनाना, चिक बनाना और छतरी टोपी बनाना। अब श्रीचरण का मेहनताना क्या होता है? श्रीचरण क्या लेता है मेहनताने में? श्रीचरण को लोग क्या कहते हैं? श्रीचरण को लोग क्या कहते हैं? मुफ्तखर और चटुर कहते हैं। श्रीचरण का मेहनताना क्या है? पेट भर भोजन और एकाध पुराना धुराना कपड़ा। तो इस प्रकार के प्रश्न आज जो हमने पाठ पढ़ा उस पाठ में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। और बच्चों इसका अगला हिस्सा जो है पाठ का हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या 21 मिनट है तो